स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप स्टोरीज में आज यहां पर यूएस से जो बायलैटरल ट्रेड की यहां पर बातचीत चल रही है, क्या उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ी अहम भूमिका है और क्या यहां पर मक्का सोयाबीन इंपोर्ट करने की बातचीत कर रही है, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर मौसम को लेकर कुछ, क्योंकि दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश के ऊपर यहाँ पर कारोबार का काम किया जा रहा है। क्या हैं डिटेल्स, इसके क्या मायने हैं और क्या आगे जाकर इंडिया एक ऐसी कंट्री बन जाएगा, उस लिस्ट में शामिल होगा जहां पर आर्टिफिशियल रेन एक नॉर्म बनेगा, इसके ऊपर भी होगी बात। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने, सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक एंड स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी मिस्टर जीपी शर्मा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। किशोर, सोने चांदी से पहले शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली और उसके बाद एक पॉज, एक हॉल्ट, एक कंसोलिडेशन है। करंट लेवल्स से आपको क्या लगता है, कुछ और मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है या फिर ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं? मनीषा, आई थिंक जो प्रॉफिट टेकिंग हमने देखा है कि बहुत ही शार्प एंड बहुत ही मतलब कम समय के लिए देखा है। तो वैसे जनरली प्रॉफिट टेकिंग आपको एटलीस्ट एक महीने का कंसोलिडेशन या सम टाइम आपको जो है कूलिंग ऑफ के लिए चाहिए होगा। आई थिंक वी स्ट्रांगली बिलीव दैट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का जो प्रोस्पेक्ट्स है उसमें कोई बदलाव नहीं है, और जो फंडामेंटल पिक्चर जो है जो अंडरपिनिंग गोल्ड प्राइसेस, उसमें भी कोई खास बदलाव नहीं है। इधर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में है या फाइनेंशियल्स एंड इकोनॉमिक सिनेरियो में है, वो उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। एंड जो एंकर इन्वेस्टर्स है, जो एंकर होल्डर्स है, विच इज द सेंट्रल बैंक्स, उसमें भी कोई खास बदलाव नहीं है। सो आई थिंक जो अंडरलाइंग फैक्टर्स आर स्टिल देयर, तो वी कंटिन्यू टू सी दैट कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टिल बुलिश, बट एक्चुअली आपको एक महीने का शायद कंसोलिडेशन मिलेगा। मेरे हिसाब से $4,000 अभी भी होल्ड कर रहे हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट कि तुरंत आपको जंप करके बाय करना चाहिए, बट डेफिनेटली लुक टू बाय अपॉर्चुनिटीज ही है। एंड अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म में थोड़ा स्पेसिफाई कर भी दूं कि मतलब आपको 9 महीने से 18 महीना 2 साल का अगर आप व्यवधि रखते हैं, तो प्रॉब्ली आपको अच्छे जगह है एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको हर लोअर लेवल पे मिल सकता है, या अगर मार्केट अगर निकल भी जाता है यहाँ से, आपको स्टिल यू विल नॉट मिस द मार्केट। सो हुएवर हैज अर्लियर मिस्ड द मार्केट्स can start a nice kind of an SIP kind of an entry point, so that आपको रेगुलर इंटरवल्स पे आप बाइंग कर सकते हैं एंड आपको एवरेज आउट हो सकता है। किशोर, सिल्वर आप कैसे देखेंगे, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ देखने को मिली है। 54.5 का ऑल टाइम हाई छूने के बाद 48.5 के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट $6 की गिरावट यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। यहाँ पर भी आपको लगता है एक महीना इंतजार करना चाहिए, कंसोलिडेशन का वेट करें फिर खरीदें? अगेन मनीषा, आप भी जानते हैं कि सिल्वर में अगर डिसेंट करेक्शन बोलेंगे तो 25 से 30% करेक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि 10 से 12% के आसपास का जो करेक्शन है, एब्सोल्यूट हाई नहीं। अगर आप वीकली क्लोज भी देखेंगे तो एक्चुअली अभी तक हाल फिलहाल के लिए एक भी ऐसा क्लोज नेगेटिव हुआ ही नहीं है। सो इंटरमीडिएटली आपको जो लास्ट जो लेग आया था 1,55,000 1,60,000 टू 1,75,000, जो लास्ट 15-20 हज़ार रुपए जो लेग आया था, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट आउटबर्स्ट ऑफ द मार्केट, जो एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म शॉर्टेज की वजह से आया था। बट आई थिंक जनरली मोस्ट ऑफ द एवरेज ट्रेंड जो है 1,55,000 के आसपास आप प्रीवियस हाई मान के चल सकते हैं, अगर आप स्पाइक को हटा दे तो। सो आई थिंक उससे अगर देखेगा तो अभी भी कुछ खास करेक्शन नहीं हुआ है। 5-6 हज़ार रुपए 10 हज़ार रुपए करेक्शन हुआ है, विच इज नॉट इवन 6-7%। तो मेरे मानना है कि सिल्वर में 10-15% का करेक्शन टॉप से, मतलब 155-160 से आप 10-15%, मतलब 15-16 हज़ार, 140 हो गया, एक 1,38,000 1,40,000 के आसपास जो आता है, दैट बिकम्स ए वैल्यू बाइंग फॉर सिल्वर। प्रॉबेबली थोड़ा डाउनसाइड है यहाँ पे। अगेन दैट इज एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म। अगेन मीडियम टू लॉन्ग टर्म एब्सोल्युटली वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे खड़ा है। यहाँ से किशोर, अगर निवेश करने का मौका मिले तो सोने में करेंगे या चांदी में? अगेन आई थिंक यहाँ पे थोड़ा एक मिक्स करना बेहतर रहेगा। फंडामेंटली चांदी बेहतर लगता है, बट अगेन ग्लोबल इकोनॉमी का एंकर पॉइंट जो है अभी गोल्ड है, एज अ सेफ हेवन, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एज एन ऑल्टरनेट करेंसी। सो दैट एंकर इज नॉट गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड एनी टाइम सून। सो आपको गोल्ड में चाहिए स्टेबिलिटी, बट एट द सेम टाइम बिकॉज फंडामेंटली सिल्वर इज गोइंग टू बी बीटिंग गोल्ड
तो आपको रिटर्न्स भी चाहिए, तो प्रॉबेबली आपको 60% गोल्ड 40% सिल्वर का एक रेशियो मेंटेन करके चले तो एक्चुअली बेहतर रहेगा। किशोर, एक अच्छा खासा इंटरेस्ट हमने यहाँ पर बेस मेटल्स में आता हुआ देखा है। ऑफ कोर्स चाइना की वो प्लम मीटिंग चालू है और बाजार को लगता है कि वहाँ से कुछ स्टिमुलस मेजर्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यूएस चाइना की प्रेसिडेंट्स यहाँ पर साउथ कोरिया में अगले हफ्ते मिल रहे हैं। आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, तो क्लियरली अगले 5-6-7 दिन यहाँ पर काफ़ी सारा इवेंट्स डेटा आने वाला है। कैसे मेटल्स को आप देखते हैं, क्योंकि चाहे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, मल्टी मंथ मल्टी ईयर हाइस पे कारोबार है। अगेन स्ट्रक्चरली कॉपर और जिंक बहुत बेहतरीन लग रहे हैं कि अगले 6 से 9 महीने के लिए एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पॉजिटिव। बिन स्पेशली आप जिंक का बैकवर्डेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना शॉर्टेज है यहाँ पे मेटल का। सो एब्सोल्युटली फंडामेंटली ड्रिवन कॉपर और जिंक आपको आउट परफॉर्म करेगा एंड ऑल्सो स्ट्रक्चरली भी बुलिश है। सेकंड जो आपने बोला है कि चाइना का स्टिमुलस आएगा कि नहीं आएगा और कितना आएगा, सो आई थिंक ये थोड़ा सा अर्ली होगा। प्रॉबेबली चाइना एक फॉर्मल एंड कंसोलिडेटेड स्टिमुलस आपको जो आएगा, प्रॉबेबली अगर यूएस और चाइना के बीच में कुछ डील होता है या डील नहीं होता है उसके हिसाब से क्या इम्पैक्ट आ सकता है। फर्दर जो रशियन ऑयल पे जो फर्दर सैंक्शंस आया उसका इम्पैक्ट चाइनीज इकोनॉमी पे क्या रहेगा, बिकॉज अगर चाइना रशियन ऑयल बाय करना बंद कर देंगे तो ओवरऑल एक क्रूड में जो स्पाइक आएगा उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा। आई थिंक इट्स स्लाइटली अर्ली फॉर मी, प्रॉब्ली आई वुड लाइक टू वेट फॉर अ मंथ फॉर टू सी चाइना का स्टिमुलस कैसा प्ले आउट होगा। एंड यूएस चाइना का जो ट्रेड टॉक्स है वो स्लाइटली मोर इम्पोर्टेंट, बट गिवन ऑल दिस थिंग्स ये इसमें कुछ भी हो जाए कॉपर और जिंक में तेजी जारी रहने वाला है। कॉपर आपको 1200 1250 तक जा सकता है। अगेन जिंक इज एक्सट्रीमली बुलिश, आई थिंक 30-35% 40% तक भी जिंक अपसाइड जा सकता है। ऑलराइट, यानी कि सोने चांदी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेटल्स पे डेफिनेटली निवेश करें, क्योंकि अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन स्पेशली कॉपर एंड जिंक में यहाँ से भी बनती हुई। आपको याद दिला दें कि ये साल काफ़ी बेहतरीन रहा है मेटल्स के लिहाज से भी। कॉपर ने आउट परफॉर्म किया है, उसके बाद एल्यूमिनियम और जिंक, लेकिन जैसे किशोर कह रहे हैं कि कॉपर एंड जिंक पे आपका एब्सोल्यूट निवेश यहाँ पर होना चाहिए। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और सभी तमाम मेटल्स, प्रेशस और बेस मेटल्स पे अपनी राय भी देने के लिए। इसी साथ आगे मूव करेंगे और बात अब यहाँ पर करेंगे हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। हमारे साथ सोपा के ईडी डीएन पाठक हैं। मिस्टर पाठक, शुक्रिया साथ देने के लिए। जैसे जैसे यूएस और इंडिया की बातचीत यहाँ पर आगे बढ़ रही है, ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर घेरे में हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में यहाँ पर मक्का और सोय सबसे ऊपर है। जिस तरह की स्टेटमेंट्स अब आ रही हैं दोनों ही यहाँ पर कैंप से कि शायद इंडिया यहाँ पर इम्पोर्ट करता हुआ नजर आए, कैसे रीड कर रहे हैं उसको और कितनी तैयारी है एज एन इंडस्ट्री हमारी? थोड़ी घबराहट लगती है जब ये बात बार बार सुनने में आ रही है कि अमेरिका से सोयाबीन, जीएम सोयाबीन या जीएम सोयाबीन मील का इंपोर्ट बीटीए में शामिल किया जा सकता है। हमारे लिए तो डेफिनेटली ये बड़ी खबर है कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान की जो सोयाबीन की खेती है और जो सोयाबीन की इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म नुकसान होगा इससे। तो हमने सरकार से ये प्रार्थना ज़रूर की है कि साहब जीएम सोयाबीन और जीएम सोयाबीन मील जिसकी उपज यूएस में 3 टन से बल्कि करीब 4 टन पर हेक्टेयर है, हमारे यहाँ एवरेज यील्ड 1 टन है, 1.2 टन है। तो हमारे किसान को यूएस के किसान से कम्पीट करवाना ये किसी भी तरह से लॉजिकल और फेयर नहीं है। और अगर सोयाबीन इंपोर्ट होता है तो ये डायरेक्ट कंपटीशन हमारे किसान से उनके किसान को करवाना होगा। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इस बात पे जागरूक है कि यूएस गवर्नमेंट अपने किसानों की कितनी चिंता करती है, उनको कितना सब्सिडी और हेल्प देती है। हमारे किसान को कम से कम इतना हेल्प तो ज़रूर दें कि उनको ऐसे किसान से कम्पीट ना करवाएं जिससे कम्पीट करने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर सोयाबीन मील का इम्पोर्ट हिंदुस्तान में हुआ, इस साल की जो एसएनडी मैंने देखी है उसमें थोड़ी टाइट है, लेकिन जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना मील इंडिया में अवेलेबल है। तो अगर इस दशा में सोयाबीन मील का अगर इंपोर्ट होता है तो उस मील का क्या होगा, वो किस कीमत पे आएगा? बहुत कम कीमत पे आएगा। तो हिंदुस्तानी सोयाबीन मील को कौन खरीदेगा, कहाँ जाएगा? ये बात सही है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री हमेशा ये चाहती रहती है कि हमको सस्ता मटेरियल मिले, लेकिन एक इंडस्ट्री को खुश करने के लिए दूसरी इंडस्ट्री का नुकसान करना, साथ में किसानों का हित भी नहीं देखना, ये बड़ा चिंताजनक है। और ये खबरें कहाँ से आ रही हैं मुझे नहीं मालूम है। कभी कभी लगता है बड़ी प्लांटेड न्यूज़ है, ये प्रेशर बनाने के लिए है। वी विल हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड
what the government does. But we are hoping कि ये better science will prevail और कम से कम सोयाबीन मील और सोयाबीन जीएम का इंपोर्ट अलाउ नहीं होगा। अगर नॉन जीएम की बात कुछ होती है तो हमको कोई उसमें खास एतराज नहीं लगता है, क्योंकि हमारे किसान नॉन जीएम उगाते हैं और उससे हम कम्पीट भी कर सकते हैं। पहले ऑफ कोर्स यहाँ पर जीएम की बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही थी मिस्टर पाठक, पर जो लेटेस्ट खबरें सुनने को मिली हैं ऑफ कोर्स, और जैसे आपने कहा हमें नहीं पता प्लांटेड है, लेकिन बार बार जब भी ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी आगे पहुंचती है तो सोया और कॉर्न यहाँ पर फिर से ऑन फोर आ जाता है। नॉन जीएम अगर हम आता हुआ देखते हैं, और क्योंकि उसकी लेटेस्ट जो खबरें हैं जो शायद इंटरनेशनल मीडिया में भी यहाँ पर रिपोर्ट की गई हैं, स्पेशली यूएस में, कि शायद इंडिया के साथ यहाँ पर नॉन जीएम एक्सपोर्ट्स पे बात की जा रही है। जैसे आपने कहा नॉन जीएम से बहुत बड़ी चिंता नहीं है, अगर नॉन जीएम भी आता है तो जैसे जो आपकी पहली कंसर्न्स थी, चाहे वो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट को लेकर है, क्वांटम ऑफ इम्पोर्ट को लेकर है, उसे कैसे देखेंगे आप? देखिए नॉन जीएम, एक तो अमेरिका में नॉन जीएम सोयाबीन बहुत कम होता है जी। और उनकी जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है और जो कीमत है उनकी सोयाबीन की नॉन जीएम की, वो हमारी सोयाबीन की कीमत से ज़्यादा है, तो हमें उसमें कोई चिंता दिखती नहीं है। उनके पास कुछ स्पेशलिटी सोयाबीन है जिनकी कीमत हमारी सोयाबीन से काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमको कोई खराबी नहीं दिखती है। हमारा कंसर्न सिर्फ किसान और इंडस्ट्री को लेके है, हमारा कंसर्न यूएस के साथ ट्रेड को लेके नहीं है। अगर वहाँ से कोई ट्रेड होता है तो कोई बुराई नहीं है। ऑयल हम इतना मंगाते हैं, हम अपना ऑयल का इम्पोर्ट यूएस को शिफ्ट कर दें, अगर यूएस ऑयल देने को तैयार है, अब वो तो जितना चाहे उतना भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उसकी कमी है। लेकिन जिस चीज़ की हमारे यहाँ कमी नहीं है और जिस चीज़ से हमारा किसान डायरेक्टली अफेक्ट होता है, उस पर इम्पोर्ट करना मुझे ठीक नहीं लगता है। नॉन जीएम अगर सोयाबीन सरकार चाहती है कि वहाँ से नॉन जीएम सोयाबीन आए या सोयाबीन मील भी आए, तो वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और हमारे सोयाबीन से वो सोयाबीन मील से कम्पीट कर पाएगी। ऑलराइट, तो यूएस से इंपोर्ट को लेकर चिंता नहीं है, लेकिन क्या ये जीएम है या नॉन जीएम है उसके ऊपर ऑफ कोर्स यहाँ पर देखना होगा। और जैसे मिस्टर पाठक हमें बता रहे हैं कि तेल अगर आता है तो वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बॉदर यहाँ पर इंडियन मार्केट्स को नहीं करेगा, तो ऑफ कोर्स वो डिटेल्स क्या हैं वो तो समय ही बताएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स जिस तरह की रिपोर्टेज है और जिस तरह का रिएक्शन इंडस्ट्री की तरफ से है उसका सभी को इंतजार है। मिस्टर पाठक बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात यहाँ पर आर्टिफिशियल बारिश की करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब इंडिया ऐसा कर रहा है, लेकिन ये पहली बार डेफिनेटली है जब दिल्ली ऐसा कर रहा है। क्या कुछ है इसकी कॉस्टिंग, क्या इंपैक्ट रह सकता है, जानेंगे स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी मिस्टर जीपी शर्मा से। वेल, दिल्ली बहुत जल्द आर्टिफिशियल बारिश देखेगी शायद, और राज्य सरकार ने इसकी तैयारी भी पूरी करने के साथ साथ तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। क्या है और कैसे होगी आर्टिफिशियल बारिश, बताने के लिए हमारे साथ हैं स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी मिस्टर जीपी शर्मा। मिस्टर शर्मा नमस्कार, और सबसे पहले तो अगर आप सिंपल वर्ड्स में हमारे दर्शकों को समझा सकें कि आर्टिफिशियल रेन क्या है। धन्यवाद मनीषा। जैसा कि नाम है आर्टिफिशियल रेन, मतलब कृत्रिम रूप से वर्षा होगी। और दूसरा नाम जो इसका हम देखते हैं आर्टिफिशियल रेन का, हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग। मतलब क्लाउड्स पहले से हैं आसमान में और उसको हमने सीड करना है। सीड करना है मतलब उसको, उसके अंदर जो पानी है क्लाउड में, हम उनको ग्राउंड पे लाना है इकट्ठे तौर पे, ताकि उससे कुछ ग्राउंड पे या जो भी अलग अलग एरिया है उसमें एक सब्सटेंशियल, जिसमें काफी मात्रा में वर्षा के रूप में पानी धरती पे आ सके, आर्टिफिशियल रेन के लिए। लेकिन जितना ये इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट लगता है उतना कॉम्प्लेक्स है, आसान नहीं। बहुत ही, जैसे हिंदी में मैं कहूँ तो एक जटिल क्रिया है और एक जैसे पेचीदा मामला जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, वो है। इतना आसान नहीं होता है। बेसिकली जैसे मैंने बताया, क्लाउड सीडिंग का मतलब है, सबसे पहले जरूरी बात तो ये है कि क्लाउड्स होने चाहिए, और ऐसा नहीं है कि कोई से भी क्लाउड होने चाहिए, उसकी भी एक विशेष प्रकार की एक डीप लेयर होनी चाहिए। फर्क सिर्फ ये है कि जब क्लाउड्स होते हैं, अगर उन क्लाउड्स में जो वेपर्स हैं या पानी के जो पार्टिकल्स वगैरह, वेपर्स जो है, अगर वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो अपने आप ही बारिश हो जाती है। स्थिति जब ऐसी हो, क्लाउड्स तो हैं, उस क्लाउड्स तभी बनेंगे जब उसके अंदर वाटर वेपर है। इसके अंदर वाटर वेपर भी है, लेकिन उनका साइज बहुत छोटा है और अपने छोटे साइज के कारण वो हवा में ही तैरते रहते हैं और उनमें इतना वेट नहीं है कि वो नीचे आ सके। जी, आर्टिफिशियल रेन का मतलब उस प्रोसेस को हमने थोड़ा तेज करना है ताकि उससे वर्षा हो। जी मिस्टर शर्मा, इसके कॉस्ट ऑफ, इसका पूरा का पूरा कॉस्टिंग क्या है इसकी, और क्या ये वायबल है जो ये करने निकला है?
देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा वायबिलिटी की बात करें, हालाँकि मैं 1-2 बार पहले भी मेरे से जब पूछा था, उस वक़्त भी कंडीशंस लगभग इसी तरह की थी, तो मैंने तब भी कहा था कि संभव शायद नहीं हो पाएगा। तो ऐसा लगता है उन लोगों को कि हम एक नकारात्मक सोच लेके चल रहे हैं। लेकिन जो रियलिटी है, वो तो रियलिटी रहेगी। जो अभी आपने जैसे बोला कि इन डेट्स को अनाउंस किया है 28, 29 और 30 अक्टूबर के बीच में। देखिए, अगर मैं साफ-साफ शब्दों में कहूँ, अ, इसकी पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर होगी दिल्ली में, इन दिनों में, जो ओके। अभी कहे गए हैं। तो चाहे मैं आई एम नॉट साउंडिंग पॉजिटिव, बट देन दिस इज रियलिटी। जैसे मैंने कहा, उस तरह के क्लाउड होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मुझे नहीं लगता हो पाएँगे। उसके रीज़न है, ना तो कोई पश्चिमी विक्षोभ उतना स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण क्लाउडिंग हो। दूसरा, नीचे हमारे जो दोनों सी है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दोनों अच्छे वेदर सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम। ओके। ज्यादातर विंड्स जो हैं, जो विंड फ्लो है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जो भी थोड़ी बहुत क्लाउड आएंगे, उसकी वजह से हमारे पास आएंगे, और वो भी नाम मात्र, कुछ इतनी सिग्निफिकेंट क्लाउडिंग नहीं होने वाली है। और पश्चिमी विक्षोभ, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो कि मेन सोर्स होता है इन दिनों में क्लाउड्स का, वो नहीं है एक्टिव, या स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो नहीं है। तो इन Okay. सब के चलते हवा भी जो है नॉर्थ वेस्टली शुष्क रहेगी, उनमें भी मॉइस्चर कम रहेगा। परिस्थितियां जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर में है, वो भी अनुकूल नहीं होंगी, एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। तो तो मिस्टर सबके शर्मा, जैसे आप चलते कह रहे हैं काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं, हो सकता है यहाँ पर ये ना ही हो पाए। ऑफ कोर्स दिल्ली इसलिए करना चाहता है क्योंकि पोल्यूशन लेवल्स बहुत हाई हैं, लेकिन कॉस्टिंग जो इसकी 3.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है, क्या वो ज्यादा है, कम है? और क्या अगर ये प्रोजेक्ट ओवरऑल फेल जाता है तो क्या ऐसी कोशिशें और वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री में की गई हैं? देखिए, कंट्री में पहले जरूर की हुई, देश के जी। दक्षिणी भागों में हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ है, आंध्र प्रदेश में भी हुआ है, महाराष्ट्र में ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है। नॉर्थ इंडिया में नहीं हुआ है, दिल्ली में नहीं हुआ है। हालांकि 1-2 बार पहले भी इस तरह की तैयारी जरूर की जा रही थी, की गई भी थी, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल ना होने की वजह से एक बार इस प्रोग्राम को टालना पड़ा था। तो इस बार का, जैसे आपने बताया, देखिए, प्रोसेस कठिन होने के साथ साथ, कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ, इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। यू हैव अ बेसिकली एरोप्लेन तो है ही है, जिसकी कि एक 1-1.5-2 घंटे की एक सॉर्टी जो है वो फ्लाई करेगा एरोप्लेन। उसके साथ साथ ऑन बोर्ड आपको उसको इक्विप करना है उन गैजेट से, उन गैजेट्स की कॉस्ट है। आपने केमिकल स्प्रे करना है, उसकी कॉस्ट है। उसके साथ साथ ये भी होगा, देखिए, जितनी भी ड्यूरेशन के लिए अगर वो एरोप्लेन दिल्ली के आसपास इस क्षेत्र में जहां आप वर्षा चाहते हैं, अगर वो फ्लाई करता है, उसके आसपास बाकी उस वक्त दूसरे एरोप्लेन्स के लिए रेस्ट्रिक्शन लगेगी। ऐसे नहीं हो पाएगा उसके बिना, और उसके लिए नोट टाइम इशू करना पड़ता है, नोटिस टू एयरमैन की भाई जो बाकी, और दिल्ली जैसे जिसमें डेंसली एयर ट्रैफिक वाली पॉकेट है इसमें, और वो सब रेस्ट्रिक्शन लगेंगे उस वक्त, जब भी 1-1.5-2 घंटे की बात होगी। और दूसरा प्रोसेस जो मैं कह रहा हूँ अलग, हमें नहीं पता कि ये किस तरह, केवल एरोप्लेन से भी अलग अलग तरह से क्लाउड सीडिंग होती है। आप उसको फ्लेयर्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली वो एरोप्लेन उसमें क्लाउड्स के अंदर फ्लाई करके जो केमिकल्स हैं उनको स्प्रे कर सकता है, जो पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जो भी हाइग्रोस्कोपिक बेसिकली मटेरियल होता है। प्रोसेस ये है कि उसके अंदर फ्लाई करके जो केमिकल स्प्रे करेंगे, उसके कारण जो उसके अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, उनको कोलिशन एंड कोएलिसेंस, ये प्रोसेस है, उनका आपस में टकराव हो, टकराव के कारण वो बड़े हो जाएं, और इस तरह से बड़े हो जाएं कि अपने ही वेट के कारण वो नीचे गिरना बारिश हो जाए। शुरू हो जाए। ये प्रोसेस तो ये है। पर अलग अलग प्रोसेस भी है। यू कैन डायरेक्टली स्प्रे द केमिकल, यू कैन स्प्रे एट ए लिटिल डिस्टेंस, एंड यू नो कि हवा की दिशा किस तरह से है, और वो हवा उनको क्लाउड्स के अंदर ले आए, उन केमिकल्स को। आप नीचे ग्राउंड से भी उसको फायर कर सकते हैं, फ्लेयर्स की तरह से या रॉकेट से। उस अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन सक्सेस रेट जो है, मैं कहूंगा उतनी डिजायरेबल जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। और जिस तरह की अभी परिस्थितियां हैं आजकल के दिल्ली में, जिस तरह के आने वाले दिनों में भी संभव मुझे नहीं लगता हो पाएगा।
हालांकि डिसअपॉइंटिंग तो थोड़ा जरूर लगता है। पोल्यूशन तो बहुत है, गंभीर श्रेणी में है, कई जगहों पे बहुत खराब तो है ही है। चाहेंगे तो हम भी कि जल्दी से जल्दी ऐसी ऐसा हो स्थिति जाए, बने लेकिन जिससे कि हो जाए, लेकिन लेकिन जैसे मुझे लग रहा आपने है कि समझाया मिस्टर शर्मा कि काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्स है ये और कॉस्टली भी है और बहुत सारे इसमें परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं एंड मोर थिंग्स कैन परहैप्स गो रॉन्ग। लेकिन बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारा कुछ विस्तार से समझाने के लिए भी। ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में किस तरह से ये होता है या नहीं होता है आपके पास फिर आना चाहेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय, मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।